हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट आवर टॉपिक एयर, जो कि क्लास 6th का टॉपिक है साइंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या मैं अपने आसपास एयर की प्रेजेंस महसूस कर सकती हूँ? आई कैन नॉट सी एयर बट आई कैन फील इट। तो हम एयर को महसूस कर सकते हैं। तो हम उसकी प्रेजेंस के बारे में साइंटिफिकली कैसे जाने, यानी साइंस के थ्रू कैसे जाने, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे जो आप भी घर पे कर सकते हैं और जो आपने करी भी होगी तो अब आपको याद आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टम्बलर लिया है जिसमें वाटर है और उसमें मैं बॉटल को इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके डाल रही हूँ। ऐसे ही कभी आपने अपनी जो बकेट है जिसमें पानी भरा है उसमें आपने कभी जो है मग उल्टा करके डाला होगा तो आपको फील हुआ होगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है हम देखते हैं। जैसे ही हम इसे इन्वर्ट करते हैं इस खाली बॉटल को या खाली मग को बकेट फिल्ड विद वाटर में, तो होता क्या है कि ये जो खाली बॉटल है इसके अंदर क्या है, कुछ तो है, हमें जो दिख नहीं रहा है बट जो कि प्रेजेंट है वो है एयर। तो अगर इसके अंदर एयर है तभी तो ऐसा हो रहा है कि जब हम इसे यहाँ पर नीचे इसके पानी के अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एयर बाहर निकल रही है बबल्स के फॉर्म में और वाटर अंदर जा रहा है। वाटर अब बॉटल के अंदर की जगह ऑक्यूपाई कर रहा है जिस जगह पे पहले एयर थी। तो एयर जो है किस फॉर्म में बाहर निकलती है, बबल्स के फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर है। हम इसके बारे में एक और बार स्टडी करेंगे जब हम यहाँ पर एक्टिविटी 1 में प्रोसीजर पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जो है एयर, वो उस एयर की वजह से ही हम जो है ब्रीथ कर पाते हैं, बिकॉज एयर में होती है ऑक्सीजन जिसे कि हम इनहेल करते हैं और फिर हम एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो लेयर ऑफ एयर है जो अर्थ को कवर कर रही है, यानी कि अर्थ पे एयर है, तो ये जो लेयर ऑफ एयर है जो अर्थ को कवर कर रही है उस थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर विच इज सेवरल किलोमीटर्स थिक। तो ये तो हमने बात कर ली एटमॉस्फेयर की। अब हम अपनी एक्टिविटी पे आते हैं जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। इन्वर्ट एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर एंड पुश इट राइट इनटू अ ट्रॉफ और बकेट कंटेनिंग वाटर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। द टम्बलर वॉज फिल्ड विद एयर। ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज एयर के बबल्स बाहर आते हैं और वाटर उस जगह को ले लेता है। When you tilted the tumbler, the air inside it found its way out in the form of bubbles. तो आई होप ये एक्टिविटी आपने ऑब्जर्व करी भी होगी, एंड अगर नहीं करी है तो आप डेफिनेटली आज इसे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस शोज दैट ये जो हमारा टम्बलर है, ग्लास टम्बलर है जिसे कि हमने इन्वर्ट किया है, जो हमारे हिसाब से तो खाली था, वो खाली नहीं था, उसमें एयर प्रेजेंट थी जो कि बबल्स के फॉर्म में निकली। सो दिस प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ एयर इवन दो इट कैन नॉट बी सीन। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय वाटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेस करना यानी किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना। तो वाटर इज हेवियर दैन एयर, वी ऑल नो दिस। तो अगर वाटर हेवियर दैन एयर होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर वाटर हेवियर दैन एयर है, क्या हम इस चीज़ का यूज़ कर कर इस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप ध्यान से देखिए कि सपोज़ मैंने यहाँ पर एक टम्बलर लिया है जिसमें कि मैंने वाटर फिल किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर जो है ऊपर से पुट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं एम्प्टी ग्लास टम्बलर ऊपर से पुट कर रही हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बबल्स आ जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, लेट्स सी। वाटर इज हेवियर देन एयर, इट गोज टू द बॉटम व्हेन poured into a tumbler
A volume equal to that of water comes out of the tumbler. Water has displaced air from the tumbler. तो क्योंकि वाटर जो है वो हेवियर देन एयर है, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर लेता है एयर को जो है टम्बलर से. बट कैसे कैसे डिस्प्लेस कर पाता है? ऐसे डिस्प्लेस करता है कि आधा टम्बलर तो मुझे अभी भी खाली दिख रहा है, बाकी आधे में मुझे पानी दिख रहा है. और पानी नीचे वाले हाफ पार्ट में ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि वाटर इज हेवियर देन एयर. तो यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर कुछ नहीं मौजूद है, यानी एयर मौजूद है. और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बाकी हाफ टम्बलर जो है उसमें क्या आ गया है? वाटर आ गया है. तो एयर जो थी उसको वाटर ने डिस्प्लेस कर लिया है, यानी कि रिप्लेस कर लिया है. बट क्योंकि इट्स हेवियर तभी वो नीचे वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है. और ये ऊपर वाले पार्ट में क्या है फ्रेंड्स? नथिंग बट एयर. तो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर is clear to you. So displacement of water by air is clear to you. So यही हमने पढ़ा. I hope this is clear. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे और इस एक्टिविटी के जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. फिल अ बॉटल विद वाटर. एक बॉटल को वाटर से भर लीजिए. Close its mouth with your thumb and invert it into a trough or a bucket of water. अब हमने जो किया है, हमने खाली बॉटल नहीं, बॉटल फिल्ड विद वाटर को जो है एक ट्रफ में डाला है, जिसमें कि एक जो बकेट है, बकेट में डाला है जिसमें कि पानी है. Remove your thumb and hold the bottle with its mouth under the water. Then introduce one end of bent drinking straw into the bottle and blow the other end. You will find bubbles rising up the liquid and collecting in the other part of the bottle. कहने का ये मतलब है कि जैसे हमने प्रीवियस एक्टिविटी में खाली बॉटल ली थी, इस एक्टिविटी में हम एक बॉटल ले रहे हैं जिसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है और उसको हमने क्या किया है, एक पानी से ही भरे हुए बकेट में डाला है, बट उसमें एक स्ट्रॉ लगा दी है और उस स्ट्रॉ में हम अपने माउथ से जो है एयर ब्लो कर रहे हैं. यानी कि अगर मैं एयर अपने माउथ के थ्रू उसमें ब्लो कर रही हूँ तो अब क्या होगा, वाटर जिस टम्बलर में है, अब अगर मैं उसमें एयर ब्लो करी हूँ तो एयर बबल्स के फॉर्म में दिखेगी. और एयर जो है क्योंकि वो लाइटर होती है तो वो ऊपर की जगह ऑक्यूपाई करेगी और पानी नीचे रहेगा. और धीरे धीरे पानी जो पूरी बॉटल में भरा था धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि जो एयर मैं ब्लो कर रही हूँ वो उस ऊपर की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी. अब एयर ऊपर की जगह को ही क्यों ऑक्यूपाई करेगी? बिकॉज एयर इज लाइटर देन water. So we see that the level of water in the bottle falls as air collects in the bottle. तो अब हुआ क्या इस केस में, एयर जो है उसने वाटर को रिप्लेस कर दिया, तो एयर हैज़ डिस्प्लेस्ड वाटर इन दिस केस. तो अगर हम बात करें, ये हमने दो केसेस पढ़ लिए. पिछली वाली एक्टिविटी में हमने जो पढ़ा था, इस वाली एक्टिविटी में हमने बिल्कुल उसका ऑपोजिट पढ़ा है. यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लेवल ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग. क्यों? बिकॉज एयर हैज़ डिस्प्लेस्ड वाटर. सो दैट इज़ वाई एयर जो है वो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. तभी तो वाटर का जो लेवल है टम्बलर में वो क्या करता जा रहा है, टम्बलर या बॉटल में वो क्या करता जा रहा है, वो डिक्रीज करता जा रहा है. तो वाटर इन दी बॉटल फॉल्स बिकॉज एयर कलेक्ट्स एट इट्स प्लेस. तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई हो. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, डज सॉइल कंटेन एयर. तो आपको इसका जवाब तो पहले से ही पता होगा. सॉइल के अंदर कुछ एनिमल्स जो है वो बारोज बना लेते हैं, कुछ एनिमल्स जो है सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं. तो ऐसा क्यों? उनके रेस्पिरेशन के लिए वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, इसीलिए यानी सॉइल में एयर तो होती ही होती है, तभी तो वो एनिमल्स या रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स जो वहाँ रहते हैं वो रह पाते हैं. सो इसको स्टडी करने के लिए हम एक एक्टिविटी भी पढ़ सकते हैं, विच विल बी आवर थर्ड एक्टिविटी. सो लेट्स प्रोसीड. टेक सम सॉइल फ्रॉम गार्डन और अ पार्क एंड पुट इट इन अ ग्लास of water. You will soon observe bubbles of air coming up. कहने का ये मतलब है, मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर मैंने सॉइल डाल दिया. सॉइल जो है हैवी होता है तो नीचे आकर जम जाएगा, ऊपर का जो पानी रह जाएगा उसमें हम ये देखेंगे उसमें बबल्स आ रहे हैं.
वो बबल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सॉइल के बीच में जो थोड़ी थोड़ी स्पेसेस है उसमें एयर है। अब जैसे ही मैं वाटर डाल रही हूँ तो वाटर उस एयर को ले रहा है, तो अगर वाटर उस जगह पे आ जा रहा है तो एयर क्या करेगी, वहाँ से निकलेगी, और जैसे ही एयर वहाँ से निकलेगी तो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, बबल्स के फॉर्म में। सो दिस प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज सॉइल इज पोरस। बिल्कुल सही बात है, सॉइल में पोर्स होते हैं, उस पोर्स में ही एयर होती है। These pores are filled with air and so soil contains air. When water enter these pores, it displaces air. यानी वाटर जब एंटर कर रहा है तो एयर को तो निकलना पड़ेगा, जो जगह पे एयर थी अब उस जगह पे वाटर आ गया तो एयर को निकलना पड़ेगा, और एयर निकलेगी किस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में। दैट इज वाई बबल्स कम आउट। When it rains heavily, earthworms and snakes come out of the soil in search of air. कैन यू टेल द आंसर, क्यों ऐसा होता है? ऑल्दो द आंसर इज रिटन, बट अब आप बता सकते हैं कि अगर अर्थवॉर्म्स या कीड़े हमें दिखते हैं बाहर आते हुए बारिश के समय में, उसका ये रीज़न होता है क्योंकि सॉइल जो है उसकी जो एयर होती है उसकी जगह रेन वाटर आ जाता है तो एयर निकल जाती है, और इन एनिमल्स को एयर मिलती नहीं है, इसलिए दे कम आउट ऑफ द सॉइल इन द वांट ऑफ एयर। सो बिकॉज water displaces the air in the soil. So I hope this point, which is very important, is clear to you. If the soil had not contained air, no organisms could have survived in it. तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। So I hope आपको ये तीनों एक्टिविटीज़ आज की समझ में आ गई होगी, और इसका कंक्लूजन ये है कि सॉइल में एयर होती है। इस थर्ड एक्टिविटी का ये कंक्लूजन है दैट डज सॉइल कंटेन एयर? योर आंसर इज yes. So in our next video we'll be further studying about this topic air, and I'll be giving you a discussion on different types of pollution caused due to air and many other topics. Thank you so much. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about air around us, जो कि क्लास 6th साइंस का चैप्टर है। हमने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था अबाउट एयर एंड कुछ एक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि क्या क्या उसमें मौजूद है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने खाने में क्या खाया, और अगर आपने बोला मैगी, तो मैं पूछूंगी मैगी में क्या क्या था, तो वही उस सब की कॉम्पोजिशन होगी। उसमें अनियन था, टमाटो था, उसमें मैगी मसाला था, एक्सेट्रा, तो वही सब उसकी कॉम्पोजिशन होगी। ऐसे ही एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो अब अगर मैं आपको बता दूं, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, सिर्फ एक गैस नहीं, बहुत सारी गैसेस होती है। इसीलिए एयर को हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने सुना होगा एयर में ऑक्सीजन भी है जिसे हम ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसे हम ब्रीद आउट करते हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, वाटर वेपर है। तो ये सारी गैसेस को मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है? एयर। सो लेट्स प्रोसीड। एयर इज़ नॉट अ सिंगल गैस बट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया, द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सारे जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ये है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एलिमेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर कंपाउंड्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन एक गैस है, बट वो किस एलिमेंट से बनी है? एन। नाइट्रोजन जो है वो किस एलिमेंट से बनी है? N2। गैस किस एलिमेंट से बनी है? N से बनी है। तो अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा, जैसे कि हम अभी स्टडी करेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2। तो यानी नाइट्रोजन जो उसमें जो उसका फॉर्मूला है गैस का वो है N2। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन इज नथिंग बट O2। बट इस ये O2 यानी 2 O एटम से बन करके O2 बना है, 2 N एटम से मिलकर के N2 बना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन O, और इसका जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन N। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CO2। इसमें जो है कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट टॉपिक में वाटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। सिमिलरली वाटर वेपर का भी जो फॉर्मूला है वो होता है H2O। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है और वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट है, यानी कि जिस वाटर को हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है, बट अगर मैं उसको हीट कर दूं या बॉईल कर दूं तो जो वेपर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के ही वेपर, इसीलिए उसे बोला जाता है वाटर वेपर। उसका भी फॉर्मूला है H2O और वो भी एक कंपाउंड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अभी एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ये सर्कल है ये पूरा 100% को अगर डिनोट करे तो आपको मैक्सिमम इसमें ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, और दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ योर नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं 78%। तो 100% में से 78%, यानी कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, जो आप रेड से देख सकते हैं, ये जो है सेकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसकी अमाउंट आपको बोर्ड पे दिख रही है, इज नथिंग बट 21%। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस लाइक आर्गन एट्सेट्रा, वो जो है केवल कितनी मौजूद है, ओनली एंड ओनली 1%। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया इस डायग्राम के थ्रू कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन विच इज 78%, नाइट्रोजन गैस, जिसका कि फॉर्मूला हम देख चुके हैं N2। उसके बाद अब हम थोड़ा डिटेल में डील करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। तो अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो हमने देखा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेपर को भी जलाते हैं, तो ये जो बर्निंग होती है ये क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन एयर में मौजूद है। ऑक्सीजन वो कंपोनेंट है जो बर्निंग या कंबस्शन के काम आता है। तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन इज नथिंग बट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं यहाँ पर, थिंग्स बर्न इन एयर ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए चीज़ें उसमें बर्न हो पाती है। अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। A substance in the presence of which burning takes place is known as a supporter of combustion. तो अगर मैं आपसे पूछूं सपोर्टर ऑफ कंबस्शन कौन है, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, तो जो बर्न करता है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो इस बर्निंग में सपोर्ट करता है उसे सपोर्टर ऑफ कंबस्शन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं विच इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग या फिर कंबस्शन हो पाता है। तो ऑक्सीजन इज नॉन कंबस्टिबल, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसी की प्रेजेंस में कंबस्शन हो पाता है, इसीलिए इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। वो खुद ब खुद नहीं जो है फायर कैच करती, बट वो जो है अगर वो मौजूद हो तो किसी भी सब्सटेंस को जलाया जा सकता है, इसलिए उसको सपोर्टर ऑफ कंबस्शन कहा जाता है, बट उसको कंबस्टिबल नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन हमारा हो गया है ऑक्सीजन, पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन सपोर्ट करता है कंबस्शन को? द आंसर इज ऑक्सीजन। अब अगर मैं देखूं 100% में से मैक्सिमम पार्ट तो नाइट्रोजन ने ही ऑक्यूपाई किया था, तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम की बात पूछूं तो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 1/5 एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस कॉन्स्टिट्यूट 4/5 ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। तो मेजर पार्ट क्या था? नाइट्रोजन ही तो था, तो तभी हमने उसकी जो वॉल्यूम परसेंट लिखी है वो है 4/5 ऑफ एयर, और ऑक्सीजन की लिखी है हमने 1/5। तो ऑक्सीजन इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं 1/5 है, बाकी 4/5 कौन है? नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
तो अब हम आगे पढ़ेंगे डज वाटर कंटेन एयर, क्या पानी में एयर होती है, उसके लिए कोई एक्टिविटी भी स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें पता है फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डज वाटर कंटेन एयर, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, एयर dissolves in water to some extent. Water which is in contact with air contains some dissolved air. The higher the temperature, the lower is the solubility of air in water. अगर मैं आपसे बात करूं, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है, बट जब हम उस पानी को बॉईल कर देंगे तो क्या होगा? वो जो एयर मौजूद होगी वो निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आपने पानी बॉईल किया है तो आपने ये देखा होगा कि बबल्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है या डिज़ोल्व्ड एयर होती है वाटर में, वो क्या करती है जब हम उसे बॉईल करते हैं तो वो एस्केप कर जाती है। और किस फॉर्म में एस्केप करती है एयर? बबल्स के फॉर्म में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बबल्स ऊपर ऊपर उठ कर जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इस लिक्विड में कोई ना कोई गैस है जो कि अब क्या कर रही है? बबल्स के फॉर्म में यहाँ से एस्केप आउट कर रही है। Freshly boiled sample of water does not contain dissolved air because the air has escaped out. Aquatic plants and animals need oxygen which they get from dissolved air. तो उन्हें कहाँ से मिलता है? dissolved air से ऑक्सीजन मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ, उनके पास गिल्स होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, इट्स कैन ईजिली टेक इन ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू दोज गिल्स। बट हम कैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? गैस के फॉर्म में। हमारी बॉडी जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेकर के ब्रीथ नहीं कर पाती। और इसका प्रूफ ये है कि आपने देखा होगा जो भी आपके जो भी रिसर्च के लिए जाते हैं अंडर वाटर, जो भी डाइवर्स वाटर के अंदर जाते हैं फॉर सम पर्पस, वो अपने बैक पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कैरी करते हैं। क्यों? और ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे उनके माउथ के थ्रू जो है ये अटैच रहता है। तो व्हाई इज दिस ऑक्सीजन सिलेंडर they needed to breathe in air, that they needed to breathe under water. Why? Because dissolved oxygen is there in water, but a human body does not have the capacity to intake the dissolved oxygen. Therefore a diver has to carry the oxygen cylinder. So a diver has to carry the oxygen cylinder for respiration under water. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि yes, water does contain air in it. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑक्सीजन तो एयर में डिज़ोल्व हो, ऑक्सीजन तो वाटर में डिज़ोल्व होती है, और यही रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से नहीं अडेप्टेड होती है कि वो डिज़ोल्व्ड एयर को ले पाए, और इसीलिए वो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, सो दैट दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर। So now we'll study about some activity. Invert a glass over a burning candle. So आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ग्लास को एक बर्निंग कैंडल के ऊपर डाला और देखिए धीरे धीरे करके ये बुझ गई। ये बर्निंग कैंडल थी, हमने ग्लास डाला, ये धीरे धीरे करके बुझ गई। Why? लेट्स स्टडी दिस। आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है, अभी ये आसपास ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या करती है? सपोर्ट करती है कंबशन को। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से ही ये जल रहा है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ऑक्सीजन खत्म हो रही है, खत्म हो गई, और क्या हुआ? कैंडल बुझ गई, क्योंकि अब ऑक्सीजन मौजूद नहीं है जो कि इस कंबशन को, इस बर्निंग को सपोर्ट करती रहे। सो the candle will burn only for a short while and then the flame is put off. Why? What conclusion can we draw from this activity? Because the amount of oxygen in air is
limited, and so oxygen on in the glass is also limited. तो अगर ऑक्सीजन जो ग्लास वाले पार्ट के अंदर है वो लिमिटेड है, वो सपोर्ट कर देगी कंबस्शन को, उसके बाद क्या होगा, वो बुझ जाएगी क्योंकि अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. The burning stops as soon as the oxygen is consumed. Fire can be put out by cutting off the supply of oxygen. तो अगर कहीं पे भी आग लगती है और उस आग को रोकना है या बुझाना है तो क्या कर दो, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दो. क्योंकि अभी अभी हमने देखा जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ होता है बर्निंग या कंबशन बंद हो जाता है. तो आपने देखा होगा अगर किसी के भी कपड़ों में या बॉडी में कभी भी आग लग जाती है उसको जल्दी से एक मोटे ब्लैंकेट से बांध दिया जाता है. ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट फायर से कट ऑफ हो जाए और वो फायर खुद ब खुद इसी तरीके से क्या हो जाए, बुझ जाए या बर्निंग या कंबशन ख़त्म हो जाए. सो when a person's clothes catch fire, he or she is wrapped in a thick sheet so that the supply of oxygen is cut off and therefore burning can be prevented further. So I hope this activity is definitely clear to you. This again shows oxygen is a supporter of combustion. As the oxygen is consumed, what happens is combustion is stopped. Carbon dioxide, water, vapor and other gases. So this we are continuing to deal with the composition of air. We had studied about oxygen and nitrogen. Now we will be studying about carbon dioxide, water vapor and other gases. So carbon dioxide is released in air during respiration and burning. डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि ये सपोज़ कोई कागज़ का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जब मैं जलाती हूँ, ऑक्सीजन आसपास है एयर में, तभी तो कंबशन पॉसिबल है बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो ये कंबशन क्योंकि पॉसिबल है, अब इस कंबशन की वजह से हो क्या रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है. सो बर्निंग की वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 गैस रिलीज़ हो रही है. अब अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी की, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं. सो ये हमने एक ह्यूमन बॉडी डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है जहाँ पे आप देखिए CO2 जो है ऑक्सीजन जो है इनहेल हो रही है और CO2 जो है वो एक्सहेल हो रही है. ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, CO2 एक्सहेल हो रही है. सो दिस शोज दैट for respiration we take O2 and we release CO2, we take O2 and we release CO2. So this is what happens during respiration. And burning में क्या होता है, burning में also CO2 is released. So in respiration we use oxygen and breathe out CO2, carbon dioxide. The burning of fuel like coal, which contains carbon, wood, petrol, diesel and kerosene results in the formation of carbon dioxide, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. Apart from oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor, some more gases are present in air. For example, argon. जी हाँ, इसका मैं आपको जो है एलिमेंट का सिंबल भी बताना चाहूँगी, AR. तो आर्गन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर अपार्ट फ्रॉम दीज. तो हमें पता है सबसे ज़्यादा तो N2 नाइट्रोजन होती है, देन O2 ऑक्सीजन होती है, देन इन द 1% विच इज़ लेफ्ट उसमें CO2, वाटर वेपर, आर्गन और बहुत सारे और चीज़ें होती हैं. सो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. बट कुछ और चीज़ें भी बची हैं, दो और कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एयर के. लेट्स हैव अ लुक. सोट एंड डस्ट. क्या एयर में डस्ट पार्टिकल्स नहीं देखे आपने? डेफिनेटली आपने देखे होंगे. और बेसिकली इनका सोर्स क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ बहुत सारा धुआं छोड़ते हैं और उसमें क्या होता है, सूट और डस्ट पार्टिकल. कभी भी चिमनी के अंदर हाथ डालकर देखिएगा आपको ब्लैक कलर का जो चिकना सा सब्सटेंस दिखाई देगा, दैट इज़ नथिंग बट सूट. और डस्ट पार्टिकल्स तो निकलते ही हैं साथ में.
सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, देयरफॉर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में ये भी आते हैं. Soot and dust. Soot is formed by burning of some fuels and is also released into the air from the chimneys of the factories. जी हाँ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज में से जो निकलता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये चिमनी से ही जो रिलीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द सूट. When the wind blows hard, the air full of dust, ऑफ कोर्स जब विंड हार्ड ब्लो करेगी तो जो आपकी एयर है वो इस डस्ट पार्टिकल्स को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी. Soot and dust are solid particles. Of course, you know dust is a solid particle. They enter our respiratory tract and lungs along with air we inhale and they may cause many sorts of respiratory problems. जी हाँ, जब भी धुआं होता है आसपास तो हम अगर अपनी कार में ट्रैवल करें तो हम तुरंत अपनी कार का कांच चढ़ा लेते हैं. वाई? बिकॉज ये जो डस्ट है, स्मोक है, ये सब जो है हमारी बॉडी, हमारी अगर हमने इसे इनहेल कर लिया तो ये हमारी लंग्स तक पहुंच जाएंगी और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगी. यही कहलाता है एयर में सूट, डस्ट, स्मोक का बहुत ज़्यादा होना, यही क्या कहलाता है? एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन की वजह से ही क्या होता है, हम उस पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ इन करते हैं और हमारे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो I hope this is clear to you. How do respiratory problems get caused and what is soot and dust? So in our next video we'll be further studying about some topics and then the frequently asked questions of this topic, air around us. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about air around us जो कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर है. तो अगर मैं आपसे बोलूँ आज का टॉपिक है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन एयर. तो जैसे कि आप जानते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, फिर ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाती है ड्यूरिंग कंबशन और बर्निंग. तो इस तरीके से तो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जानी चाहिए, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम कम होकर ख़त्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता. ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है. हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं ताकि हम उससे इनहेल कर सकें. तो ये जो पूरी साइकिल है इसीलिए बैलेंस बना के रखा है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स एंड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स. Carbon dioxide is taken by plants and oxygen is released by plants. This oxygen is taken by human beings which inhale oxygen, which exhale oxygen. Similarly, this animals also exhale oxygen which is again taken in by the plants. So, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सनलाइट भी होनी चाहिए वहाँ. तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल आउट करते हैं, जैसे कि हम एक्सहेल इन करते हैं. सो आई होप दिस साइकिल प्रूव्स दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एयर. A large amount of oxygen of the air is being used for burning and respiration. बिल्कुल सही बात है. So if it's used for burning and respiration, huge amount of oxygen are used and larger amount of carbon dioxide are released. So इस हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जानी चाहिए, ऑक्सीजन ख़त्म हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. बिकॉज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये कौन ले लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं. और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन in the air. Thus, a balance of carbon dioxide and oxygen is maintained. So, I hope ये diagram के through आपको ये balance समझ में आ गया. So, now we move to uses of air. The first use of air is photosynthesis. As we have already studied, you can see a diagram over here again. Water is taken up by the roots of the soil and is transported to the plant.
carbon dioxide is taken in. As you can see over here, carbon dioxide CO2 is taken in by the plant, and oxygen O2 is given out by the plant in the presence of sunlight and chlorophyll, where it makes its food also, and O2 is released. This oxygen is taken up by us. So now if we study the uses of air, we know that without carbon dioxide photosynthesis cannot take place, and carbon dioxide is present in the atmosphere. The carbon dioxide of the air enables the plant to make their food by photosynthesis. So I hope this is clear to you कि photosynthesis वो process है जिससे कि food बनता है किसकी presence में? In the presence of CO2, which is present in air. Respiration, हम अगर respiration करते तो कैसे करते हैं? ऑक्सीजन की मदद से. The oxygen of air takes part in respiration, and respiration in plants and animals can therefore take place. Regulating temperature. Air absorbs a lot of heat of the sun during the day. Had it not done so, the earth would have become too hot to sustain life. So, the blanket of air present around earth is known as atmosphere. और वो क्या करता है? वो blanket of air sun की hot radiations को absorb कर लेता है और earth तक नहीं पहुँचने देता. अगर पहुँचने देता तो क्या होता? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता और गर्मी के बारे हम सर्वाइव नहीं कर पाते. पर उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे कि it also traps the heat radiated by earth at night. This prevents the night from becoming too cold. रात के समय में भी अगर हम बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है, जब सनलाइट ना हो, जब सन ना हो तो टेम्परेचर इतना गिर जाए कि हमें ठंड लगे और हम ठंड के मारे भी सर्वाइव ना कर पाए. तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है एटमॉस्फेयर, वो थोड़ा सा हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि रात के समय का भी टेम्परेचर मेंटेन हो सके और बहुत ज़्यादा ठंड ना हो. इसीलिए हम कहते हैं इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर. सो आई होप दीज 2 points आर क्लियर टू यू. Next we move to the other uses. Some other uses of air is in the form of wind. तो wind के तो बहुत सारे uses होते हैं. तो अगर मैं सबसे पहले यूज़ की बात करूँ, अब जैसे कि आप बोट देख सकते हैं, ये बोट देखिए हवा की वजह से इधर उधर मूव कर रही है बिकॉज ऑफ विंड. बिकॉज विंड कम्स over here, it blows it here, then wind comes over here, it blows it here. तो अगर हम विंड की एप्लीकेशंस देखें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है क्लाउड्स मूव विद द विंड. दस द विंड हेल्प टू ब्रिंग रेन टू डिफरेंट प्लेसेस. हमने देखा है क्लाउड्स आर मूविंग. जब भी हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं हम देखते हैं क्लाउड्स मूव कर रहे होते हैं. वाई आर क्लाउड्स मूविंग? बिकॉज ऑफ द विंड. अगर वो मूव नहीं करते तो सिर्फ एक ही जगह बारिश होती, किसी और जगह बारिश नहीं होती. The wind disperses the seeds and also the pollens of the flower of many plants. जी हाँ, विंड क्या करती है? सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. देन सेल बोट्स ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ द विंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. विंड मिल्स यूज द पावर ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है विंड की वजह से ये विंड मिल मूव कर रहा है और इस मूवमेंट की वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आ जाता है. तो ये जो एनर्जी विंड से मिल रही है, विंड एनर्जी, ये जो है इस विंड मिल को मूव कर रहा है जो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है. सो windmill has blades which rotate due to the force of wind. The advantage of windmill is that one does not have to use fuel to run it. तो ये जो windmill के जो blades हैं ये किस वजह से मूव कर रहे हैं? विंड की वजह से मूव कर रहे हैं, ना कि मुझे कुछ एक्सटर्नल जो एनर्जी देनी पड़ रही है इसको मूव करने के लिए. अगर मैं आपसे बोलूँ मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, फ़ैन की ब्लेड्स भी इसी तरीके से मूव करती है, बट उसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. बट क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है? नहीं, ये मूव खुद हो रहा है और बल्कि इस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट की जा सकती है। इसी को हम बोलते हैं विंड एनर्जी, और ये विंड मिल्स की जो है उसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो आई होप यूजेस ऑफ विंड एंड यूजेस ऑफ एयर आर क्लियर टू यू. In our next video, we'll be studying about the frequently asked questions of this topic, air around us. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about frequently asked questions of the chapter air around us, जो कि class 6 science का chapter है. तो I hope आपने ये पूरा chapter पढ़ा होगा, और पढ़ने के साथ साथ अब आप इसके questions भी मेरे साथ साथ ही solve करेंगे. तो मैंने यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए. उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको पार्टिसिपेट करना है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट्स एंड 2 कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एयर. तो फ्रेंड्स, 2 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स मेरे हो सकते हैं आर्गन, हीलियम, और अगर मैं 2 कंपाउंड्स की बात करूँ तो कंपाउंड जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं. तो उनका एग्जाम्पल हो सकता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर H2O. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर. तो हमें पता है एयर में जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है. सो कार्बन C प्लस O2, ऑक्सीजन गिव्स यू CO2. तो कौन सी गैस फॉर्म होगी फ्रेंड्स? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रूव दैट अ सो कॉल्ड एम्प्टी ग्लास इज नॉट एम्प्टी? व्हाट डज इट कंटेन? तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने देखा था कि अगर मैंने खाली ग्लास भी लिया और उसे एक पानी से भरे हुए बकेट में या टम्बलर में डाला ऐसा उल्टा करके, तो क्या होता है, उसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर निकलती है और जो पानी होता है वो उस ग्लास में भर जाता है. यानी कि वो जो एक्चुअली में खाली दिख रहा था ग्लास, वो खाली नहीं है, उसमें एयर प्रेजेंट होती है. तो हम इस एक्टिविटी से ये प्रूव भी कर सकते हैं. So, what does it contain? It contains air. Describe how plants and animals depend on each other for oxygen and carbon dioxide. जी हाँ, हम ये स्टडी कर चुके हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन जो है वो उससे क्या कर देते हैं, गिव आउट कर देते हैं. और उसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, और हम एक्सेल कर देते हैं CO2 को, विच इज अगेन टेकन बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दिस साइकिल गोज ऑन विच हेल्प्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. सो आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फिश डिराइव ऑक्सीजन फ्रॉम. फिश को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हम पढ़ चुके हैं. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर. So let's see the options. Water, because it is a compound of hydrogen and oxygen, incorrect. Soil below water, incorrect. The dissolved air, correct. So I hope this question is clear to you. Next, question 2. Air occupies space and has dash. तो हमें पता है एयर का कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, बट मास होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो बिकॉज इट हैज मास. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड. सो आवर आंसर वुड बी डी, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस. तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन. सो योर आंसर वुड बी बी, ऑक्सीजन. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? आई एम श्योर आप सबको इसका आंसर पता है. प्लीज टेल मी. इट्स ऑक्सीजन. विच गैस इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन.
जब मैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस की बात करूँ तो जो इनहेल होती है वो होती है ऑक्सीजन, और जो रिलीज या एक्सेल होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई होप these questions are clear to you. Now let's proceed to a different type of questions. So next question is fill in the blanks. तो अब हमें ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट, द एयर इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंक द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर. तो आपका आंसर हो गया है एयर. और उस ब्लैंकेट को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? हम उस ब्लैंकेट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर, बट इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सेकेंड, वाटर व्हेन poured into a glass displaces dash from the latter. latter मतलब ग्लास. तो वाटर को जब हम ग्लास में डालते हैं तो वो किस चीज़ को डिस्प्लेस करता है? जो उसमें कुछ नहीं मौजूद होता वो क्या होता है? एयर. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. displaces air from the latter. थर्ड, एयर इज अ gaseous what? हम ये पढ़ चुके हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्योंकि एयर में जो है केवल एक गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, आर्गन एट्सेट्रा. और डाइवर कैरीज डैश फॉर रेस्पिरेशन. हमें पता है डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है. तो आपका आंसर हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर. फिफ्थ, नाइट्रोजन इज नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. तो हमको पता है ऑक्सीजन फायर कैच भी नहीं करता है और कंबस्शन को सपोर्ट भी नहीं करता है नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. So these were important questions of this chapter, air around us, and I hope they are clear to you. We have discussed many different types of questions. तो ये आपकी मदद करेंगे. ये आपको कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे एंड ये आपकी मदद करेंगे इस चैप्टर में. थैंक यू सो मच.